नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं उत्तर शुक्ला। दोस्तों, अभी तक भारत के अंदर जो पिछली सरकारें थी वो दुश्मन देशों की पिट्ठू हुआ करती थी और उनके इशारों पर ही कार्य भी किया करती थी। पहले की नेहरू और गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाली सरकारों ने देश को सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ देश की जमीनों को भी दूसरे देशों को दान में देती रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आते ही इस पूरी प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिर्फ दुश्मन को हमारी सीमा में आने से रोका बल्कि उसके साथ ही भारत की वो जमीनें जिस पर दुश्मन देशों ने पहले कब्जा कर लिया था उन्हें भी अब वापस लाने का कार्य किया जा रहा है। और अब उसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है। जी हां दोस्तों, और अचानक से अब भारी मात्रा में सेना बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है। मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी दूं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में मोदी है तो मुमकिन है लिखना ना भूलें। इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को ऐसा क्या हुक्म दे दिया जिसकी वजह से हमारे दुश्मन देशों में बौखलाहट है, वो जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि मोदी के आने से पहले कैसे हमारे दुश्मन देशों ने भारत की कितनी ज्यादा जमीनें हड़प ली थी। दोस्तों, कांग्रेस के शासनकाल में देश के नेताओं के हालात तो ऐसे थे कि वो विदेश घूमने तो जाते थे मगर कभी भी उन्होंने देश की सरहद पर झांकने तक नहीं गए। उन्हें तो देश के नक्शे तक के बारे में ठीक से पता नहीं होता था। इसीलिए तो सन 1962 में अक्साई चीन का 37,244 वर्ग किलोमीटर चीन ने हड़प लिया। यूपीए के शासनकाल में सन 2008 तक चुमूर इलाके में टिया पांगनाग और चापजी घाटी जो कि 250 किलोमीटर लंबाई की है उसे भी चीन ने हड़प लिया। यूपीए के शासनकाल में ही सन 2008 में चीनी सेना ने डेमजोक में जोरावर किले को नष्ट कर दिया और सन 2012 में यहां पर पीएलए का ऑब्जर्विंग पॉइंट बनाया गया। इसके साथ ही सीमेंट से उन्होंने 13 घर बनाकर चीनी कॉलोनी भी बना दी गई। यूपीए के शासनकाल में 2008 से 2009 के बीच में भारत ने डेमजोक और डूंगती के बीच डूंगचेली जिसे द एशियन ट्रेड पॉइंट भी कहा जाता है उसे चीन को गवा दिया। उसके बाद 2012 में इसी यूपीए द्वारा डेमजोक चीन को गिफ्ट किया गया। इसके बाद 2013 में राकी नुला पर चीन को कब्जा दिया गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र पर भी चीन को बांध बनाने दिया गया और यह सब यूपीए के शासनकाल में ही हुआ। वहीं दूसरी तरफ जब मोदी शासन में आए तो उसके बाद चीन ने जब भारत की सीमा पर अपनी नजरें उठाने का प्रयास किया तो उसके क्या परिणाम रहे आज उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2017 में चीन ने डोकलाम में कब्जा करने की कोशिश की लेकिन वहां पर वो पूरी तरीके से विफल हुआ। उसके बाद 2020 में लिपुलेख में भी चीन विफल हुआ। उसके बाद गलवान घाटी पेंगोंग सो में चीन विफल हुआ। उसके बाद फिंगर फोर साउथ साइड में और चुशूल में भी चीन को करारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर मोदी है और सत्ता में राष्ट्रवादी सरकार बीजेपी। लेकिन लगातार हार के बाद भी सीमा पर चीन अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है और वो भारत की सीमाओं को हथियाने का प्रयास बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा है। दरअसल चीन के इस विस्तारवादी नीति के पीछे भी एक बहुत बड़ी रणनीति है जिसे चीन के माओ सेतुंग ने दी थी। तिब्बत की 5 अंगुलियां माओ सेतुंग द्वारा दी गई एक चीनी रणनीति है जिसमें तिब्बत को चीन के दाहिने हाथ की हथेली माना जाता है जिसकी 5 उंगलियां हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। इस रणनीति के अनुसार इन क्षेत्रों को स्वाधीन करना चीन का उत्तरदायित्व है। भले ही यह रणनीति चीन सार्वजनिक बयानों में नहीं है लेकिन सीमा पर चीन की हरकतों को देखते हुए यही लगता है कि वो लगातार इस रणनीति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन इसके अंदर अभी कामयाब नहीं हो पाया है क्योंकि चीन के रास्ते में कोई उसका इस समय पिट्ठू नहीं है बल्कि 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी उसके रास्ते में खड़े हुए हैं। तभी तो अब नेता देश विदेश के दौरे से पहले देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं ये देखने जाते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह फिलहाल गए हुए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर भारत की सैन्य गतिविधियां भी लगातार तेज कर दी है। दरअसल भारत और चीन की सीमा पर भारतीय सेना ने अचानक से 2 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी है। जहां दोस्तों और इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। भारतीय सेना ने अब अपनी सैनिक शक्ति का रीओरिएंटेशन शुरू कर दिया है, यानी कि जिन सैनिकों की नजरें पहले पाकिस्तान पर गड़ी रहती थी अब वही सैनिक चीन पर अपनी नजरें रखेंगे। आप यह कह सकते हैं कि आजादी के बाद भारत की रक्षा नीति में किए गए ये सबसे आक्रामक और ऐतिहासिक बदलाव हैं।
इस समय चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर LAC पर भारत ने कुल 2 लाख जवानों की तैनाती की हुई है। यहां पर अहम बात यह भी है कि LAC पर यह इतिहास में अब तक की भारत की तरफ से सबसे बड़ी तैनाती भी है, जिनमें 50,000 जवानों को अभी तैनात किया गया है। ऐसी कई रिपोर्ट भी आई हैं जो बताती है कि भारत ने LAC पर जवानों की तैनाती में पिछले साल की तुलना में 40% अधिक सुरक्षा बल जुटा रखा है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारत और चीन दोनों ही LAC पर सैनिकों की तैनाती के मामले में बराबर हो चुके हैं, यानी कि जितने जवान चीन ने सीमा पर तैनात कर रखे हैं उतने ही जवान भारत के सीमा पर भी तैनात हैं। जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यह माना जाता है कि दोनों देश युद्ध की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे हैं और खुद को वो युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि युद्ध ऐसे ही नहीं जीते जाते, युद्ध सीमाई इलाकों की भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करते हैं और एक कड़वी सच्चाई है। और भारत ने इसके लिए भी एक खास तौर पर रणनीति तैयार की है, जिसके लिए उसने 1962 की हार से सीख ली है। दरअसल सीमा पर सेना को भेजकर भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन और अपना कड़ा रवैया तो चीन के सामने स्पष्ट कर ही दिया है। साथ ही चीन को हराने के लिए भारत ने अब एक अचूक प्लान भी बना लिया है। चीन के महान रणनीतिकार सुन त्सु ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक है द आर्ट ऑफ वॉर। इसी में उन्होंने यह भी लिखा कि विक्टोरियस वॉरियर्स विंस फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर व्हाइल डिफीटेड वॉरियर्स गो टू वॉर फर्स्ट एंड देन सीक टू विन। इसका हिंदी में अर्थ है कि एक विजयी योद्धा युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले ही अपनी अचूक प्लानिंग से अपनी जीत सुनिश्चित कर लेता है, जबकि युद्ध में पराजय होने वाला योद्धा पहले युद्ध भूमि में जाता है और फिर युद्ध की योजना बनाता है। और भारत इस बात को समझ चुका है और इसीलिए पहले भारत ने एक अचूक प्लान बनाया। दरअसल हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी कि ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ना एक खास कला है और किसी भी सैनिक को सीधे ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता। इसी के लिए भारत ने अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग देने के लिए एक विशेष नीति बनाई है और इसके तहत स्टेज 1 में सैनिकों को 9 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर भेजा जाता है। यहां पर सैनिकों को प्रतिकूल स्थितियों में खुद को ढालने में कम से कम 6 दिन का समय लगता है, यानी अगर कोई जवान यहां पहुंच भी गया तो भी वो युद्ध नहीं लड़ सकता, उसे कम से कम इसमें 6 दिन लगेंगे और इसके बाद ही वो युद्ध में शामिल हो पाएगा। स्टेज 2 में 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों को भेजा जाता है। यहां पर सैनिकों को मौसम और दूसरी स्थितियों के साथ खुद को ढालने में 4 दिन लगते हैं, यानी पहले और दूसरे स्टेज में केवल 10 दिन सिर्फ मौसम और दूसरी परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने में लग जाते हैं और स्टेज 3 में 15,000 या उससे ज्यादा फीट की ऊंचाई पर ऐसा करने में 4 दिन का समय और लगता है और इस तरीके से 14 दिन का चक्र पूरा होता है। अब भारत ने बदलाव यह किया है कि उसने पाकिस्तान की ऊंची चोटियों से अपने जवानों को LAC पर स्टेज 2 पर भेज दिया है, यानी 50,000 जवान 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और इसमें भारत को 10 दिन की बढ़त मिल गई है। सरल शब्दों में कहें तो जवानों को स्टेज 2 तक पहुंचने में जो 10 दिन खुद मौसम के अनुकूल ढालने में लगते हैं वो समय अब नहीं लगेगा और ये जवान पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में अगर चीन किसी भी प्रकार की हरकत सीमा के पास करता है तो उसे तुरंत करारा जवाब मिलेगा। जिस हिसाब से पिछले कुछ महीनों में भारत ने सीमा के पास अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है उसे युद्ध की संभावना से मना नहीं किया जा सकता। और अभी बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया था कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भारत का रवैया अब डिफेंसिव नहीं है, भारत का रवैया अब ऑफेंसिव हो चुका है और इसी रवैये की भारत को बहुत समय से जरूरत थी जो राष्ट्रवादियों के शासनकाल में पूरी हो पाई। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।